बिल्कुल, तो विजय तिलक किसके माथे पर लग रहा है वो हमने आपको दिखाया, किसके माथे पर लगने वाला है वो हमने आपको दिखाया, और किन्हें भी और इंतजार करना है वही लगातार हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरीके से मतगणना चल रही है। कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति भी आई, जैसे कन्नौज में, वहां पर परिणाम सामने आ गए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। ऐसी चीजें पंचायत चुनाव में होती है, पंचायत चुनाव का इतिहास रहा है ये। रिकाउंटिंग की स्थिति भी आ सकती है, सिर्फ फुटबॉल भी हो सकता है, ये चीजें होती हैं। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया कैसे बस्ती की बात करें बेबस है बीजेपी, प्रयागराज की बात करें बेबस है, अयोध्या की बात करें बेबस है, लेकिन कांग्रेस की बात करें रिवाइव किया है। आम आदमी पार्टी भी कई जिलों में अपने प्रदर्शन को लेकर सामने आई। चलिए अब आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। 3050 सीटें कुल, और उसमें किस पार्टी को कितनी बढ़त मिली, कौन पार्टी कहां खड़ी है, जल्दी से आपको बता देते हैं। बीजेपी की बात करें 768 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के पास बढ़त है। पंचायत चुनावों में अगर हम अन्य की बात करें तो दबदबा बहुत ज्यादा है। 1080 सीटों पर अन्य का दबदबा है, जबकि 768 सीटों पर बीजेपी, तो 769 सीटों पर, यानी कि एक सीट इस वक्त ज्यादा है समाजवादी पार्टी बीजेपी से। यानी कि अन्य के बाद सपा का नंबर आता है और फिर बीजेपी एक सीट अभी नीचे, यानी कि टफ फाइट, नेक टू नेक, क्लोज फाइट सपा और बीजेपी के बीच में। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर 369 सीटें प्राप्त की हैं। 80 सीटों पर कांग्रेस का भी दबदबा है। बिल्कुल, तो ये देखिए तस्वीर हम अब तक ये दिखा रहे हैं आपको। 3050 सीट है जिसमें 768 पर भाजपा आगे है, और पंचायत चुनाव में अन्य जो हैं निर्दलीय हैं उन्होंने तो एकदम कमाल कर रखा है। 1071 सीट, 768 सीटों पर बीजेपी है, 769 पर सपा का परचम है। तो भले ही यहाँ पर आंकड़े आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो केवल एक का अंतर हो, लेकिन जमीन पर जिला पंचायतों में ये पूरी तरीके से तस्वीर बदल रही है। बीजेपी के लिए भारी मुश्किलें हैं, और 769 पर सपा, 768 पर बीजेपी, 369 सीटों पर बसपा है, और 80 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है। पंचायत चुनाव में 1071 पर अन्य का दबदबा है। तो अभी इस वक्त जो आप टैली देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, जो टॉप स्क्रीन पर दिख रही है, वो अपडेट हो जाएगी, तो उसकी चिंता मत करें। इस वक्त जो हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है, यही आंकड़ा है इस वक्त का। पंचायत चुनाव में अन्य 1071 पर पहुंच गए हैं। कुछ देर में ये जो टैली आप देख रहे हैं इसमें बदलाव हो जाएगा, और समाजवादी पार्टी अब आगे निकल गई है, एक सीट पर आगे है। 768 पर बीजेपी है, तो 769 पर इस वक्त समाजवादी पार्टी है। 80 पर कांग्रेस पहुंच गई है, 369 पर पहुंच गए हैं बहुजन समाज पार्टी। तो ये इस वक्त का आंकड़ा है। टैली बदलने वाली है, टैली में कुछ बदलाव होने वाले हैं, और रुझान नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं, और रुझान जैसे ही नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं टैली भी बदल रहे हैं, और हम आंकड़े आपको लगातार दे रहे हैं। और यही वजह है कि विश्वास जनता का लगातार एबीपी गंगा पर, लगातार एबीपी गंगा को सपोर्ट कर रही है जनता, लगातार देख रही है। बिल्कुल, हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए। वीरेश जी, जिस तरीके की टैली सामने आ रही है, भाजपा और सपा से तो कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन निर्दलीयों ने कर दिया इस बार। देखिए अवधेश, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में जो निर्दलीय है वो ज्यादा इसलिए प्रभावशाली है कि किसी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है किसी पार्टी के द्वारा, बल्कि समर्थित प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन गांव की जो पृष्ठभूमि है उसमें अगर कोई दबंग, कोई प्रभावशाली, कोई सामाजिक रूप से बेहतर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और वो लड़ रहा है, तो ऐसे में जो चुनावी पार्टियों के जिलाध्यक्ष हैं और जो दूसरे जो टिकट बांटने वाले लोग हैं जिनको हम समर्थित करते हैं, उसमें जो राजनीति हुई है उसका फायदा इन लोगों को मिला है। और जो निर्दलीय है वो चूंकि ग्रामीण परिवेश में अपनी एक लिगेसी चलती है, अगर किसी कोई खांसी है उसकी लिगेसी है तो उसको फायदा मिलता है, उसको पार्टी के समर्थन से। देखिए ये चुनाव कमल निशान पर, पंजे पर, हाथी पर और साइकिल पर नहीं हो रहा है, ये समर्थित उम्मीदवार हैं। तो जो वोटर्स हैं गांव के वो भी ये जानते हैं कि ये समर्थित है, लेकिन हमें जो बहुत डेडिकेटेड हैं सपा के, कांग्रेस के, भाजपा के, बसपा के, उनको भी उस तरह का लगाव पार्टी विशेष से नहीं रहता। वो ये जानते हैं कि ये समर्थित है, क्योंकि ऐसे लोग समर्थित जिनका न सपा से कभी बहुत पुराना वास्ता है, न कभी भाजपा से रहा है, अपने मौका के हिसाब से उन्हें टिकट दिया गया, ज्यादातर ऐसा हुआ है। ऐसे में जो निर्दलीय हैं, हमेशा से आप रिकॉर्ड देखिएगा कि हमेशा से निर्दलीय इन चुनावों में हमें आगे रहते हैं, और यही इस बार हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि समाजवादी पार्टी बिना तैयारी के जिस तरीके से युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव की लड़ाई लड़ी है, और बदली हुई भाजपा, अमित शाह और मोदी की जो भाजपा है, एक एक
पंचायत चुनाव प्रधान से प्रधानमंत्री तक के चुनाव में जिस तरीके से वो विनीश मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ कि जब कहीं पर जीत होती है तो उसका एक क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट एक व्यक्ति को जाता है, लेकिन हार का ठीकरा फूटेगा तो किस पर, या कम सीट्स मिलने का ठीकरा किस पर फूटेगा? यहाँ कोई तैयारी नहीं है, पूरी तरीके से सन्नाटा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वीरेश जी हमारे साथ बने रहिए और भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी जुड़ गए हैं। आलोक जी, कल हमसे हमारी जब आपकी बात हुई तो आप आश्वस्त थे कि आप सपा को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन आज स्थितियां लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं। क्यों पिछड़ गए आप लोग? देखिए, जो सूचना पार्टी की तरफ से मेरे पास है वो 918 सीटों की है। इसके लिए मैं रात को भी एबीपी गंगा से बात करते हुए बताया था। तो आप ये आधिकारिक रूप से जब तक ये टेबुलेशन हो रहे हैं आपको फिगर सही आ जाएगी। ठीक है अवस्थी जी, हम जिलों स्पेसिफिक जिले की बात कर लेते हैं। प्रयागराज की बात करें, वहां पर 84 में 13 पा सके आप। सपा जो है अयोध्या में पूरी तरीके से बढ़त बना चुकी है, काशी में बढ़त बन गई है, आप पीछे छूट गए हैं, मथुरा में पीछे छूट गए हैं। तो काशी, अयोध्या और मथुरा की बात करें, इसमें क्यों पिछड़ गए आप लोग? देखिए, 100% तो कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है, लेकिन ये है कि हमने कहा था हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा और 70% जिलों पे हम जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष जितवाएंगे। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं चाहता हूं इस पर आप कमेंट करें, लेकिन एक जरा अपडेट है, बड़ा अपडेट है, वो आप दर्शकों को दे देते हैं और इस पर आपका रिएक्शन मिलेंगे। बीजेपी को बढ़त मिल गई है, अब 768 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, जबकि 759 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई। हालांकि अंतर बहुत कम है, जबकि 369 सीटों पर बसपा है तो 80 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस है। तो उससे जो अंतर है बहुत ज्यादा नहीं है, टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। आलोक जी, नहीं देखिए, फाइट है, ये बात सही है। पंचायत चुनाव कभी भी भाजपा सिंबल पर नहीं लड़ती थी, ये पहली बार चुनाव लड़े हैं और हमारे पास एक बेदाग नेतृत्व है जो कि जिसने कि हम हर बार वो हर जितने भी क्राइसिस आए हैं सबने उन्होंने वो निकल के उभर के आए। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कोरोना से पीड़ित रहते हुए बराबर काम करते रहे और पूरे प्रदेश के लिए जो है साधन जुटाते रहे हैं। बिल्कुल जुटाते रहे, लेकिन हमारे को अवस्थी जी एक चीज और भी, जब हमारे सहयोगियों ने जमीन पर जनता के मन को समझने की कोशिश की कि जहां पर जो कोई पिछड़ा तो क्यों पिछड़ा, अधिकतर जगहों से ये बात निकल कर सामने आ रही कि लोग जो बेड के लिए परेशान हुए, ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए, इलाज के लिए परेशान हुए, वो नाराजगी भी आपके प्रत्याशियों पर भारी पड़ गई। कुछ जगहों पे हो सकता है, क्योंकि इस समय वाकई क्राइसिस है। आपको पता है कि साधन सीमित है और उसकी डिमांड ज्यादा है, तो जरूर हो सकता है कि कहीं पे हमको इस बात की बात लोगों ने कही हो, लेकिन सरकार की निष्ठा पे सवाल मत उठाइए। सरकार बराबर लगातार बड़ा साधन बढ़ाते जा रही, करते जा रही है और इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए कि वो लगातार जो है कोविड से लड़ने के लिए स्वयं को। आलोक जी, ये तो वो दौर है जब आप जनता को आपका सहयोग चाहिए। अमूमन जनता तो हर तरह से आप ही का सहयोग करती है, टैक्स के रूप में, वोट के रूप में, लेकिन जब उनको ऐसे वक्त में जब उनके परिवार का सदस्य सांसों के लिए जंग लड़ रहा है, उसको सांस चाहिए, उसको ऑक्सीजन ना मिले, तो हालात तो फिर यही हो रहे हैं। फिर भरोसा कैसे किया जाए? देखिए, देश के संसाधन जितने भी हैं वो जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से ठीक थे, लेकिन जब महामारी हुई, ये महामारी भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं है, ये विश्वव्यापी महामारी है। सारे देश फेल हुए, संसाधन सारी जगह फेल हुए हैं। ठीक है, फेल हुए हैं। हमारे अवस्थी जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, जिस तरीके के परिणाम है, नेक टू नेक फाइट है, अब जो आगे सियासी लड़ाई होगी जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए होगी, लेकिन अब तक जो परिणाम है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी उस पर? चल गई होगी कि ऊपर वाले ने भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे दिया है। भगवान ने भी बोला कि जिस तरह से काशी में समाजवादी की जीत हुई, जिस तरह से प्रयागराज में समाजवादी की जीत हुई और जिस पे पूरी राजनीति इनकी दामोदार डिपेंड होती थी, अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है और योगी जी का गढ़ माने जाने वाला गोरखपुर में भी योगी जी की नाक को दम करके समाजवादी पार्टी ने रखी है। तो ये समझ लीजिए आप, ऊपर वाले ने जब आशीर्वाद दे दिया है कि अब समाजवादी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के बारे में सोचती है, जनता के विकास के बारे में सोचती है, समाज को आगे ले जाने की बात करती है। भगवान भी उसी के साथ होता है जो उनके बच्चों की सेवा करता है, जो उनके बच्चों की सुरक्षा और रक्षा करता है। अनुराग जी, क्या कौन-कौन सी चीजें आपके पक्ष में गई हैं? आपको क्या लगता है कौन-कौन से फैक्टर्स आपके पक्ष में गए इन चुनावों में? हमने बोला ना, हम लोग के फैक्टर एकदम साफ और क्लियर है। समाजवादी ने जो काम किया था 12 से 17 के बीच में, समाजवादी ने जो काम करके दिखाया था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 साल में कारनामे किए हैं, ये जो भ्रष्टाचार, झूठे मुकदमे, झूठी FIR,
झूठा माहौल बनाना और भगवान के नाम की झूठी राजनीति करना, भगवान का ध्यान खुश नहीं करना। भगवान को खुश करना होता तो भगवान के बच्चों की सेवा करते हो। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, आप प्रतिक्रिया देंगे क्या? आप लोग कारनामे करते रहे, काम नहीं कर पाए? आलोक अवस्थी जी, इस तरह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम नहीं किया होता तो 2 लोकसभा चुनाव, 1 विधानसभा का चुनाव, नगर निगमों के चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले जो 7 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तो जनता ने पूरा अपना मत दिया है। जो गोरखपुर नहीं जीत पा रहे हो, अगर हम काम नहीं जीत पाए, जब इस समय आपदा का समय है, आपदा के समय पे खाली आलोचना के समय में ये आलोचना कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। घर के अंदर रहे हैं, इनके नेता ने तो जनता को भरमाया। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो अब अपने राज्य छोड़ के चला जाना चाहिए। अगर जरा सी नैतिकता बची है, नैतिक जिम्मेदारी बची है, तो जिस तरह से अयोध्या हारे हो, जिस तरह से आप प्रयागराज हारे हो, जिस तरह से बनारस हारे हो, जिस तरह से लखनऊ हारे हो, जिस तरह से गोरखपुर आप हार रहे हो, आपको तो नैतिकता के आधार पर सरकार छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपने जनता की सेवा नहीं की, जनता की सांसें रुकी रही और आप चुनाव कर मैं आपको रोकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक करके भी आप अपनी बात रखें। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार जी भी जुड़ गए। एक बार जरा उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ओमकार जी, 80 पर इस वक्त कांग्रेस दिख रहे हैं, तो इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? ठीक मानते हैं या खराब? तो ओंकार जी शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आलोक अवस्थी और डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ बने। अनुराग जी, लेकिन ये आलोक अवस्थी जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, जो संसाधन कम थे वो हमने बढ़ाए, महामारी का दौर है। लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि आप लोग केवल 36 जिलों में वेंटिलेटर छोड़कर गए थे, बाकी जगह इन लोगों ने पूरा किया, अधूरे काम पूरे करने में को लेट हो गया, ये भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब इधर उधर की बात करें तो कोई फायदा नहीं। जनता ने भी आपको जनादेश देके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा की होती। 1 साल पहले कोविड आया था, अगर आपने यहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था की होती, ऑक्सीजन की व्यवस्था की होती, अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था की होती, बेड की व्यवस्था की होती, तो आज यहाँ पे लोगों की सांसें नहीं रुकी होती। सांसें सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से रुक गई, सांसें अटक गई ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन आप नहीं दे पाए, ये ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार, वो सरकार जो ऑक्सीजन तक ना दे पाए, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे पीपल पेड़ के नीचे बैठ के ऑक्सीजन लेना पड़े जनता को, पीपल के पेड़ के नीचे। ये नए भारत की कल्पना की थी हम लोगों ने, क्या कि नया भारत बनाएंगे, यही डायलॉग देते थे इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, नया भारत बनाएंगे। नया भारत है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारी सांसें रुक जाएंगी। ऐसे नए भारत की जरूरत थी क्या? इसीलिए तो आपको अनुराग जी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक जी, क्या वाकई भारत आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, उत्तर प्रदेश इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अब लोग वहां ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं? देखिए, हमने फिर आपसे कहा कि ये आपदा का समय है, और इस समय अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके घर में मान लीजिए एक आदमी के लिए 1 रोटी बनती है, लेकिन अब उसको खाने वाले अगर 15 लोग आ जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि उस रोटी का थोड़ा थोड़ा सबको ही हिस्सा मिल पाएगा। सर, लेकिन कम से कम एक बन तो जाती है, आपके यहाँ तो मिलता ही नहीं, बाहर ही तड़प के मर जाता है आदमी। मेरे ख्याल से अवधेश जी आप बहुत एक समझदार है। ठीक है, आपकी भावनाओं को सलाम करता हूँ, मैं खुद भी आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास संसाधन घटे नहीं है, हमने बढ़ाए हैं, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो उसको कहां से पूर्ति करेंगे? जितना हम लोग कर सकते हैं बराबर कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है? उनको तिल कर मन ने दिया है, मतलब संसाधन नहीं है या फिर ज्यादा लोग आ गए हैं, तो क्या किया जा सकता है? उसके लिए क्या विकल्प? उनको छोड़ दिया जाए ऐसे? सार्वजनिक टैंकर्स मंगाए गए हैं, तमाम जो है स्टील प्लांट से सारी ऑक्सीजन जो है स्टील प्लांट का प्रोडक्शन रोक करके सारी ऑक्सीजन जो है इसमें मेडिकल सप्लाई में दी जा रही है। ट्रेनें चलाई जा रही है ऑक्सीजन वाली, ट्रक्स नहीं थे हमारे पास, वो मंगवाए गए हैं। वो तमाम तरह के तमाम प्लांट लगाए गए हैं। 32 प्लांट हमने लगा रखे हैं मेडिकल कॉलेज में, 39 प्लांट आज से चालू हो जाएंगे और 54 प्लांट की और रूपरेखा प्राइवेट सेक्टर से करी गई है। सरकार हर तरीके से जो है, ठीक है डॉक्टर भदौरिया जी, बढ़ा रही है। सारी सरकार जो संसाधनों को बढ़ा रही है, तो आपको आपत्ति कहाँ है? ये संसाधन बढ़ाने में देरी हो गई या फिर लापरवाही हुई, और अब किस तरीके से आगे बढ़े? विपक्ष के नाते आप भी सलाह तो दे ही सकते हैं, अवस्थी जी के जरिए पहुंचेगी टीम 9 तक, मुख्यमंत्री तक। मुख्यमंत्री जी को मेरा एक ही सजेशन है कि वीआईपी कल्चर से निकलिए और एक बार बिना सिक्योरिटी के हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाइए,
तो आपको असलियत पता चल जाएगी। आप तो चश्मा लगा के निकलते हो ना सिक्योरिटी में, ब्लैक कमांडो, निकलिए ना। आम आदमी की बात करते हो, आम आदमी की तरह क्यों नहीं निकलते भाई? हिम्मत है तो आम आदमी की तरह निकल के देखिए और उसके सामने, हॉस्पिटल के सामने खड़े होइए, पता चल जाएगा किस तरह से सांसें रुक रही लोगों की, किस तरह से ऑक्सीजन नहीं लगता। आप तो सिक्योरिटी में जाते हो, एक आध बार ऐसे भी निकलो ना आम जनता की तरह। आम जनता थे आप अचानक सीएम बन के अपने आप को समझ रहे हो कि हम बहुत बड़े नेता बन गए हैं, गोरखपुर हारने लगते हो। आप आम जनता का ध्यान रखते हो क्या? आम जनता में सजेशन दे रहा हूँ, एक बार वो निकल के हॉस्पिटल का चक्कर काटे बिना सिक्योरिटी के, उनको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मरीज कैसे मर रहा है, तड़प के, बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, बिना बेड के, बिना हॉस्पिटल में दवा के। एक बार जाके तो देखें। जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक उनका टीम 11 और 12 ये जो करते रहते हैं 9 ये मार्केटिंग इवेंट, और जो चापलूस पार रखे ना अधिकारी चापलूस, ये चापलूस इनको ले डूबेंगे और नहीं इनको डुबो चुके हैं। वो तो आराम से मौज कर रहे हैं, उनका क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ता तो जनता का है। क्या बिगड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी का, जिनके घर में डेथ होती है उसका बिगड़ा है ना। मुख्यमंत्री जी का क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ा मुख्यमंत्री का? कौन भाई जो जिनके घर में लोगों की मौतें हो रही है, परिवार उनका हो कोई शक नहीं, जिनके घरों में मौत हो रही है वही उसका दुख समझ पा रहे हैं। और स्थितियां ये है कि हर घर का कोई ना कोई सदस्य इस वक्त तड़प रहा है। आलोक जी, स्थितियों को भांपने में कहीं ना कहीं फेल हो गए कि इस तरह के हालात आ सकते हैं, पहले से तैयारियां नहीं थी। देखिए, मैं आपको सही कहना चाहता हूँ, हमारे पास पहले एक भी लैब नहीं होती थी। 242 लैब हमने सरकार ने बनाई है। पहले हमारे पास मात्र 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज थे। हमारे सरकार ने आने के बाद 30 मेडिकल कॉलेज की संख्या पहुंचाई है। आज 674 चिकित्सालय काम कर रहे हैं, जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बनाए पे काम कर रहे हैं। पहले बेड की कमी थी हमारे पास, आज 1,60,000 आइसोलेशन बेड है। 65,000 हमारे पास जो है ऑक्सीजन के और वेंटिलेटर वाले बेड है। ये सरकार ने आने के बाद 1 साल के अंदर बनाया है। ठीक है, आंकड़े बदले, लेकिन अवस्थी जी एक आंकड़े पर और बात करेंगे। आपने बताया कि किस तरीके से आपने व्यवस्थाओं को बढ़ाया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उदय जी, पहली बार समझिए, जब पहली वेव आई थी तब हमारे पास 500 लोगों में मात्र 40 लोगों को ऑक्सीजन लगती थी। ये इस वायरस का होता। अब जो दूसरी वेव आई है, इसे 500 आदमी पे 450 लोगों को ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है। ये परिस्थितियां बदल गई हैं। ठीक है, हमारे हाथ। लेकिन अवस्थी जी, आप राजनीति में हैं और जो भी राजनीति में होता है वो सत्ता में बने रहने के लिए कोशिश करता है, और जो विपक्ष में उसको सत्ता में जाना होता है। ये जो आज टैली दिख रही है पंचायत चुनाव की, ये टैली अगले साल कहीं विधानसभा में रिफ्लेक्ट तो नहीं हो जाएगी? ये डर है क्या? देखिए, सवाल ही नहीं उठता है। सरकार के 5 साल के कार्यों के आधार पर जो है जनता वोट करेगी। और हम ये इस समय तात्कालिक आपदा का समय है, आपदा में सेंटिमेंट की बात हो रही है, लेकिन सरकार ने बहुत काम किया है और हम इस आपदा से भी जीतेंगे। इस हम आपदा को भी हराएंगे। आप देख रहे हैं लगातार इस समय जो ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है और आपदा से ग्रसित होने वालों लोग संख्या कम हो रही है। आज ऑक्सीजन की व्यवस्था कई जगहों पर ठीक हो गई है। ऑक्सीजन अब सरप्लस करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और ये चुनाव और इसके बाद के जितने भी चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी। अनुराग जी, ये टैली बनी रहेगी क्या 2022 तक, या केवल पंचायत तक ही? पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, जनता के मन से उतर चुकी। 4 सालों में इन्होंने कह रहे हैं इन्होंने काम किया, बिल्कुल 4 साल में इन्होंने काम किया है। इतना काम किया है कि जनता को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। जनता को मरने के लिए उनको शमशान घाट पे भेजने तक का काम ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह की इनकी व्यवस्था है, ये इन्होंने काम किया है। इन्होंने काम इतना किया है कि लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे थे। अब तक तो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे थे लोग, इनके अव्यवस्था से लोगों की मौतें हो रही थी। अब जब ये हमारे यहाँ पे ईश्वर की आपदा आई है तो इनकी अव्यवस्था जिस तरह से हुई है, सोचो जो सरकार मात्र एक ऑक्सीजन दे पाए, इतना डाटा गिनाते हैं प्रभु, वो खाली ऑक्सीजन दे देते तो लोगों की जान बच जाती है। जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे सकती है वो सरकार क्या दे पाएगी जनता को? क्या रोजगार दे पाएगी? क्या सुरक्षा दे पाएगी? क्या उनका सम्मान कर पाएगी? ये इसके पास तो ये क्या महंगाई रोक पाएगी? सरकार को रहने का भी कोई हक नहीं है। अगर सरकार की नैतिकता है, अगर सरकार को लोगों के मरने का दर्द है, अपनों को खोने का दर्द है, तो सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए कि मेरी गलती की वजह से चले गए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं सरकार चलाने लायक नहीं हूं, मैं ऐसा क्षम हूं। ऐसा सरकार को बोलना चाहिए, या सरकार को मदद मांगनी चाहिए कि विपक्ष आइए, समाजवादी आप लोग जमीन पे काम करते हो, जनता की सेवा करते हो, हमारी मदद करो, मेरी मदद ले लो, आओ मेरे साथ आ जाओ, थोड़ी जनता की सेवा करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अपने लोग हैं ना। हम कब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने लोग नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ काम करने को तैयार, उनकी सेवा कर ही रहे हैं समाजवादी लोग। तो मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते? आइए सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को बचाते हैं। इतना अनुराग जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाहिए कि क्या सरकार आपसे अगर सुझाव या मदद नहीं मांगेगी तो क्या सामाजिक स्तर पर आप लोग काम करते हैं उसमें भूमिका आप तब तक नहीं निभाएंगे? एक छोटा रिएक्शन। किस पे क्या बोले आप? सामाजिक स्तर पर आप लोग काम करते हैं तो क्या सरकार के आमंत्रण पर ही अपनी भूमिका निभाएंगे? हम लोग सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं।
हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार का फर्ज क्या बनता है कि आइए आप लोग जो काम कर रहे हैं, आइए और मिलकर साथ में और अच्छा होता है, आइए संसाधन हम भी आपको बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि महामारी का दौर है, आपदा का दौर है, तो मिलकर ही सब कामयाबी पा सकते हैं। डॉक्टर अनुराग जी आपका शुक्रिया, आलोक अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एबीपी गंगा के साथ जुड़े, अपने अपनी बातों को उन्होंने रखा है। कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे 2022 में, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जाहिर तौर पर रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि नकार दिया है जनता ने। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। शैलेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, नितिन हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं, नीतीश वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शैलेश आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना पॉलिटिकल लीडर्स क्या क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी लखनऊ की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में आप बता दीजिए कि जितनी सीट्स के सब पर नतीजे घोषित हो गए हैं या अभी बाकी है कुछ सीट्स पर नतीजे आना? राजीव, सभी सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। 25 वार्ड थे जिला पंचायत सदस्य के, सभी पर नतीजे आ चुके हैं और नतीजे जो है वो सपा के पक्ष में पूरी तरह नजर आते हैं और भाजपा के लिए निराशाजनक है। एक लाइन में अगर बोले 25 सीटों में 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी थे उन्होंने कब्जा किया है। इसके बाद बसपा है दूसरे नंबर, अगर हम बात करते हैं। इसके बाद वैसे निर्दल प्रत्याशी है 7 सीटों पर। इसके बाद बसपा है जिसने 5 सीटें हासिल की और सबसे कम अगर किसी के पाले में गई है सीटें तो सिर्फ 3 सीटें भाजपा के पास। राजधानी है लखनऊ, पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो यहाँ रहते हैं। इसके अलावा पूरा जो सरकार का मंत्रिमंडल है जो भाजपा का वो भी यहाँ पर है। पूरी मेहनत की गई, यहीं बैठकर रणनीति बनाई गई। 2 चीज़ों पर इसमें ध्यान देना होगा, एक ये कि क्या जनता का मन हट गया है, जनता रूठ गई है, और दूसरी चीज ये कि कहा जाता है कि जो गांव की सरकार होती है इसमें सिंबल से ज्यादा, पार्टी से ज्यादा मायने रखता है कैंडिडेट का चेहरा। कैंडिडेट मायने रखता है, जो लोग हैं वो कैंडिडेट के नाम पर वोट देते हैं। अगर ये मान लिया जाए तो फिर सवाल उठता है क्या भाजपा ने जो प्रत्याशियों का चयन किया था वो चयन सही नहीं था, जो रणनीति अपनाई थी उनके चयन में वो गलत थी। इन दोनों पहलुओं को देखकर मंथन करना होगा। अगर पार्टी के नाम पर लोगों ने छोड़ा है साथ तो भी चिंता की बात है, और अगर जो कैंडिडेट्स का चयन था उसको लेकर रणनीति गलत बनी थी तो भी चिंता की बात है कि अगर रणनीति गलत है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। दोनों ही पहलुओं पर मंथन बिल्कुल होगा और इस पर मंथन होगा भी, जैसा कि ये राजनीतिक रवायत है कि जीत गए तो जनता का धन्यवाद होता है, हार गए तो मंथन होता है और उसके बाद मंथन के बाद चीजें आगे बढ़ती रहती, नया चुनाव आ जाता है। नीतीश हमारे साथ बने हुए। नीतीश, क्या स्थिति है इस वक्त काशी की? और काशी, मथुरा और अयोध्या ये 3 ऐसे जिले हैं जिन पर राजनीति विधानसभा तक जाएगी, क्योंकि ये फोकस वाले विषय रहे हैं खासतौर से बीजेपी के लिए, और यहां पर सफलता बीजेपी को नहीं मिली है। अवधेश, अगर आपको बता दूं तो बनारस अपने आप में खास तौर पे बीजेपी का गढ़ होता है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस बार मैसेज देने में स्थानीय लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो असफल साबित हुए हैं। 7 सीटें, मात्र 7 सीटें। और इसके साथ ही आपको ये भी बताऊं कि 7 सीटों के अलावा जो दावे कर रहे हैं वो दावे कह रहे हैं कि हम 15 से ऊपर पाए हुए हैं, लेकिन 7 सीटें हैं मात्र बीजेपी के पास, 15 सीटें आपकी सपा के पास, और इसके साथ ही बसपा और कांग्रेस के पास 5-5 सीटें, और 2 अगर बात करें तो सुभाषपा के पास, और जो 6 सीटें हैं, 6 अन्य सीटें वो निर्दल प्रत्याशियों के पास में हैं। तो ये स्थिति है बनारस की, और ये स्थिति कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के उनको आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। बड़े बड़े दावे आप करते हैं, बड़े बड़े दावे आपने किए कि आप स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जाकर आप अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों को मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज कहाँ है? ये मंथन करने का विषय है, ये आत्ममंथन करने का विषय है। क्या आपका ओवर कॉन्फिडेंस ये नतीजे दिखा रहा है? क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे? आपने जनता के बीच में वो काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो अपना संदेश क्यों नहीं दिया? संदेश दिया तो वो जनता तक पहुंचा क्यों नहीं? ये जनमत साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि कार्यकर्ता जनता के बीच उस तरह से नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात यह है कि कोरोना काल है तो अलग, लेकिन नेताओं को सोचना होगा कि सब कुछ जूम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं होता, जमीन पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बड़ी खबर अब आपको दे दें, अयोध्या से खबर है, सभी 40 जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ गए हैं। अयोध्या से खबर, यहां पर सभी की निगाहें अयोध्या की सीटों पर। अब क्या नतीजे हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी अयोध्या जैसी जगह में बीजेपी को पछाड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने 24 सीटें जीती हैं, 24 सीटें समाजवादी पार्टी के पास अयोध्या में, और बीजेपी केवल 6 सीट।
बीजेपी को केवल 6 सीटें मिली हैं। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है। अयोध्या में बसपा निर्दलियों को भी 5-5 सीटें मिली है। ऋषि हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अयोध्या में बीजेपी का हाल ये क्या वजह? जी, आपको बता दें, जो 40 सीटों का परिणाम था वो घोषित कर दिया गया है, जिसमें सपा को 24 सीटों से विजय मिली हुई है, तो वहीं बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं, तो बसपा और निर्दल को 5-5 सीटें मिली हैं। वजह ये है कि इस बार बीजेपी को जनता जो अयोध्या की थी वो नहीं चुनी है, क्योंकि वजह कई थी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सांसदों का, विधायकों का जाना जाने की वजह से ही सबसे बड़ी ये वजह वो होती है, और इससे ग्रामीण नाखुश थे। इस वजह से सरकार सपा को इस बार चुना गया है। सपा ने इस बार 24 सीटों पर विजय प्राप्त की है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें ऋषि, जो अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन का इम्पैक्ट माना जा रहा था कि पूरे देश पर पड़ेगा, तो क्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उस चीज को भाजपा लोगों तक उसका मैसेज नहीं पहुंचा पाई क्या? क्योंकि ये तो मानकर चल रहे थे कि अब राम मंदिर बनना शुरू हो गया तो अयोध्या के आसपास का पूरा इलाका हमारा है। बिल्कुल, राम मंदिर को लेकर के जैसे बीजेपी ने घोषणा की थी कि राम मंदिर को लेकर के, बस बात ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों का ये चुनाव था। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के कैंडिडेट कोई भी नहीं जाता था, ना कोई संदेश पहुंचाता था, ना कोई जनता से मिलता था। यही बड़ी वजह हो सकती है इनकी हार की। इस वजह से सपा के जो कार्यकर्ता थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से जाते थे, मुलाकात करते थे। इस वजह से इस बार सपा को लोगों ने चुना है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें ऋषि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की, तो उसमें क्या मुद्दे थे जो हावी हो गए भाजपा पर? किन मुद्दों को साध नहीं पाई भाजपा? क्या मन में था वोटर्स के? जी, मुद्दे इसमें कई हैं, जैसे बिजली समय से नहीं मिलती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, और पानी की समस्याएं थी, और जो आवास विकास की जो चीजें थी वो नहीं मिलती थी। जो कई योजनाएं थे, जो सरकारी योजनाएं थी, वो जमीनी स्तर पे नहीं दिखाई देती थी, वो कागजों में ही ग्रामीणों में दिखाई देते थे। इस वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। इस बार इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या के पूरे समीकरण की, तो अब चूंकि क्लियर सीधे से समाजवादी पार्टी ने 24 सीटें जीत ली हैं, कौन जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकता है? क्या इस बारे में कुछ उगाहट है? जी, अभी तो कुछ सामने निकल के नहीं आया है। वजह इसलिए क्योंकि अभी हो सकता है आज शाम तक वो क्लियर कर दें। वजह साफ है कि अब सपा का कोई ना कोई बड़ा कैंडिडेट होगा जो जिला पंचायत सदस्य बनाया जा सकता है। शुक्रिया आपका ऋषि, जानकारी के लिए। तो अयोध्या में अब बीजेपी जाहिर तौर पर मंथन शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी इस प्रदर्शन से खुश तो होगी, और कैसे बेहतर कर सकती है अपने आप को ये भी वो देखेगी, सोचेगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी अयोध्या जैसी जगह में बीजेपी महज 6 पे सिमट गए, सिर्फ 6 पर। वहीं निर्दलियों को भी 5 मिली है, बसपा को भी 5 मिली है, और इन दोनों से बीजेपी को महज 1 सीट ज्यादा, सिर्फ 6 सीट। 40 में से ज्यादातर सीटें यानी कि 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई। रविवार सुबह 7 बजे से यह सिलसिला शुरू हुआ। सिलसिला विजय तिलक यानी कि पंचायत चुनावों का महाअभियान। ये बड़ी कवरेज जो लगातार जारी है, एक एक जिले का हाल, एक एक सीट का हाल, एक एक सीट की जानकारी एबीपी गंगा पर लगातार आपको मिल रही है। और बड़ा अपडेट गोरखपुर से भी 68 जिला पंचायत सीटों पर अपडेट आ गया है। गोरखपुर में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, और यहां पर आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। गोरखपुर में बीजेपी को 20, समाजवादी पार्टी को 19 सीटें मिली हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, बस्ती, अयोध्या में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी, और प्रयागराज में टक्कर क्या, वहां पर तो पसीने छूट गए हैं भाजपा के। वहां पर निर्दलियों ने सबको टक्कर दे दी। निर्दलियों ने भाजपा को भी ध्वस्त कर दिया, सपा को भी ध्वस्त कर दिया, कांग्रेस और बसपा को भी ध्वस्त कर दिया। तो तमाम ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर निर्दलीय ही ये तय करेंगे कि पंचायत की सरकार किसकी बनेगी। और अयोध्या की बात करें तो वहां समाजवादी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, और गोरखपुर का यह हाल आप देख लीजिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़े हैं। शैलेश, अब इस प्रदर्शन को वो भी गोरखपुर जैसे शहर में जहां पर मुख्यमंत्री रविवार को, शनिवार को पहुंचे रहते हैं, वहां पर बीजेपी का ये हश्र, ये स्थिति, ये क्या दर्शाता है? खाली गोरखपुर नहीं राजीव, आप 4 जिलों का हम नाम लेंगे और चारों के बारे में फिर आप खुद सोच सकते हैं। राजधानी लखनऊ, जहां पर पूरी सरकार है, जहां पर पार्टी का मुख्यालय है, जहां पर सारी रणनीति बनती है, हालात यहां पर 25 में से महज 3 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, काशी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का और भाजपा का गढ़ माना जाता है, अयोध्या जहां पर यह बात
बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार ने अयोध्या में जिस तरह से डेवलपमेंट कराया है, जो एक नया स्वरूप दिया है अयोध्या को, वाकई वो बहुत अलग है। वहाँ पर पर्यटन भी बढ़ा, हर चीज़ को बढ़ावा दिया। लेकिन इन सब के बाद इन्हीं सब जगहों पर जिस तरह से भाजपा के जो प्रत्याशी थे, जो समर्थित कैंडिडेट थे, उनको जिस तरह से जनता का सहयोग नहीं मिला, जनता का समर्थन नहीं मिला, ये वाकई में चिंता की बात है। और अब कहीं ना कहीं पार्टी को ये सोचना होगा, क्योंकि 2022 में भी ये वोटर भी होंगे जो आज सबसे बड़ी संख्या है वोटर की ग्रामीण क्षेत्रों के, उन्होंने गांव की सरकार बना दी। और बिल्कुल तमाम समीकरण है। और गोरखपुर से नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो कांटे की टक्कर चल रही है, फिलहाल रुझान क्या कह रहे हैं कि इस कांटे की टक्कर में आगे कौन रहेगा, पीछे, क्योंकि मामला नहले पे दहला का ही है। बिल्कुल, देखिए रात से ही ये ऊहापोह की स्थिति मची हुई है और 19 सीटों पर दोनं पार्टियों भाजपा और सपा ने अपनी स्थिति कायम रखी हुई थी। और इसके बाद अभी सुबह थोड़ी सी तस्वीर बदली है और एक और खाते में भाजपा के एक जीत दर्ज हुई है। और ये वार्ड संख्या 2 से पिपराइच से एसपी कैंडिडेट सुरेश पासवान की जीत की तस्वीर साफ हुई है। और आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात है, जो अन्य सीटें हैं, जो 27 जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनमें से जो समर्थन वाले प्रत्याशी हैं वो भी तस्वीरें अभी आगे साफ। ठीक है नीरज, आप इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखें, हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, क्योंकि बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक एक सीट का हाल आपको हम बता रहे हैं, एक एक सीट परिस्थिति हम लगातार बता रहे हैं। कई जगहों पर कांटे की टक्कर है, कहीं पर समाजवादी पार्टी आए आगे, तो ज्यादातर जगहों पर तो निर्दलियों का बोलबाला दिख रहा है।